नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात कर रहे हैं एयर ट्रैवल की। और एयर ट्रैवल में जिस तरीके से कदम कदम पर वसूली होती है उसकी, क्योंकि कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने इसको काफ़ी गंभीरता से लिया है और इस पे एक्शन भी लेने जा रहा है। तो क्या है एक्शन और क्या है बातचीत, ये हम आपको बताएंगे इस पूरे कार्यक्रम के दौरान। लेकिन आपको बताते हैं कि कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय क्या कदम उठाने जा रहा है। दरअसल कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय एक मीटिंग करने जा रहा है 8 नवंबर को, जिसमें वो बुलाएंगे एयरलाइंस को, जो कंज्यूमर संगठन होते हैं उनको, यानी सभी जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उसमें, उनके जो सर्विस प्रोवाइडर्स वगैरह वगैरह सबको। और इसमें डार्क पैटर्न पर गाइडलाइंस जो सरकार लाने वाली है बहुत जल्दी, उसको और जो शिकायतें हैं लोगों की उसको मिलाकर एक चर्चा की जाएगी। तो दो चीज़ें हैं, एक तो कि क्या शिकायतें हैं लोगों की एयरलाइंस से, और दूसरी की डार्क पैटर्न पर ख़ास फोकस है। डार्क पैटर्न दरअसल एक सेलिंग का एक कॉन्सेप्ट है। वैसे डायरेक्ट जो कंज्यूमर्स के साथ डील करते हैं सेलर्स, उसमें भी आप डार्क पैटर्न्स देख सकते हैं, लेकिन ई कॉमर्स में खास करके जहां ऑनलाइन सेल परचेज होता है वहां पर डार्क पैटर्न आजमाया जाता है। और इसमें क्या है कि किसी भी तरीके से कस्टमर को गफलत करके उसको गैर जरूरी चीज़ें भी बेच दी जाती है, डरा के, धमका के, लालच दे के। उसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने तैयार किए हैं जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। तो हम आज अपने मेहमानों के साथ इसी पर चर्चा करेंगे, क्या परेशानियां हैं, क्यों हैं ये परेशानियां और कैसे दूर होंगी, क्या सिर्फ गाइडलाइंस लाने से दूर हो जाएंगी। हमारे साथ होंगे एविएशन एक्सपर्ट परवेज दमानिया, साथ ही कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट बिजॉन मिश्रा हमारे साथ हैं और कंज्यूमर वकील रेखा अग्रवाल हमारे साथ हैं। बिजॉन सर, ये बताइए कि जो मिस सेलिंग की बात है कि जैसे आप एक टिकट बुक करते हैं, फिर जब आप वेब चेक इन करने जाते हैं तो फिर आपको सीट के पैसे अलग से देने पड़ते हैं। जब आप टिकट बुक कर रहे होते हैं तब उसमें एक इंश्योरेंस लेने का ऑप्शन आपके पास आता है। आप इंश्योरेंस नहीं लेना चाहते तो लिख के आता है कि नो, आई विल रिमेन अनसिक्योर्ड। आपसे कहा जाता है कि आप चैरिटी में डोनेट करो। अगर आप नहीं करते हैं, नो सेलेक्ट करना चाहते, तो वो सिंपल नो नहीं लिखा हुआ, वहां पे लिखा हुआ है कि चैरिटी इज फॉर रिच एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो कहने का मतलब है कि डराना, धमकाना, लालच देना, ये तमाम चीजें, तो ये तमाम जो प्रॉब्लम्स एयरलाइंस के साथ हैं वो कितनी फ्रिक्वेंट है और क्या फीलिंग कंज्यूमर की है इसको लेकर? देखिए मनोज जी, ऐसा है कि जब एयरलाइंस इंडस्ट्री को मतलब उदारीकरण किया गया, ओपन लाया गया और प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट किया गया एविएशन सेक्टर में लाने के लिए, तो दो कॉन्सेप्ट निकल के आया, रेगुलर एयरलाइन एंड बजट एयरलाइन। और बजट एयरलाइन का जो डेफिनेशन आया, उसमें वो डेफिनेशन में क्लियरली मेंशन रहा कि बजट एयरलाइंस फ्रिल्स को हटाकर एक आसान तरीके से लोगों को एविएशन सेक्टर में एक एक्सेसिबिलिटी दिलाएंगे एट अ वेरी अफोर्डेबल एंड कॉम्पिटिटिव प्राइस कंपेयर टू रेगुलर एयरलाइन। लेकिन धीमे धीमे ये देखा गया, एक तो कितने एयरलाइंस आए और चले गए, गायब हो गए। गायब इसलिए हो गए क्योंकि वो आपको मालूम है, कोई भी इस ढंग के सर्विस सेक्टर में आपको सारा पैसा एडवांस में देना पड़ता है, तो उनका कैश फ्लो बहुत अच्छा होता होगा, एयरलाइन बिजनेस में होता है। और उस पैसे को लेकर वो लोग दूसरे जगह पे इन्वेस्टमेंट करते रहे जहां पर उनका ज्यादा फायदा होता, तो वो लोग कॉर्नर्स कट करने लगे मनोज जी। और बजट एयरलाइन ने कोई तरीके से कंज्यूमर से कुछ ना कुछ ढंग से ऐंठने लगे पैसे, इन अ वेरी डिसेप्टिव मैनर, इन अ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, जिसको डिफाइन करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। और आप देख रहे होंगे, आप भी उसके भुक्तभोगी होंगे, क्योंकि हम तो बहुत ही हैं, कि कुछ ना कुछ एक तरीके से आपसे वो लोग, इवन दो दे आर डिफाइंड एज बजट एयरलाइन, दे आर चार्जिंग एज इक्वल टू अ रेगुलर एयरलाइन। और हम लोग का कोई सुनवाई इसलिए नहीं होता है क्योंकि उनको मालूम है कि आज एक उपभोक्ता 5,000 रुपया या 10,000 रुपया के लिए
वो 50,000 रुपया नहीं खर्चा करेंगे कोर्ट जाकर लिटिगेशन में। और उनको बहुत बढ़िया से मालूम है कि हम लोग इस ढंग का कार्यक्रम करके, इस ढंग का तरीका अपना के कंज्यूमर से ऐंठ कर निकल सकते हैं। कुछ इक्का दुक्का लोग या कुछ संस्था, जैसे हमारे जैसे संस्था जो हाईकोर्ट में जाकर कुछ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी कर रहे हैं। हमारा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एयरलाइन के साथ करीब करीब 5 साल हो गया, अभी तक कोई ऑर्डर ही नहीं निकला। तो अब हमारा कहना यह है संक्षेप में मनोज जी, कि हम लोग जो लाचार हैं उस लाचारियत का फायदा ले रहे हैं एयरलाइन, और उनको मालूम है कि ये कंज्यूमर क्या कर लेगा। तो ये जो बैठक मंत्रालय ने बुलाया है, हम तो ये समझना चाहेंगे कि उस बैठक से क्या आगे निकलेगा जिससे एक्शन होगा जी। 2019 में नया कानून बना, 2021 में रूल्स बन गए, सीसीपीए आ गए। ठीक है, तो देखते हैं कि इस बैठक से निकलता क्या है। दमानिया साहब भी जुड़ गए हैं। दमानिया साहब, ये बताइए कि हम बात कर रहे हैं, एक बैठक होने वाली है कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय में, और कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी ने भी कहा कि भाई जो कंज्यूमर हेल्पलाइन है, 1 साल में उस पर 10,000 शिकायतें आई एयरलाइन से जुड़ी हुई। शिकायतें तमाम तरह की हैं, लेकिन इस पे खास आज जो हम चर्चा करें और ये जो बैठक ये लोग करने वाले हैं, इस पे थोड़ा डार्क पैटर्न ऑफ सेलिंग पे फोकस है कि मतलब आप भाई जब टिकट के पैसे ले रहे हैं तो फिर सीट के ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? आप साथ में इंश्योरेंस बेचना चाहते हैं, बेचिए, लेकिन आप उसमें एक तरह की शेमिंग करते हैं कस्टमर को कि अगर आप इंश्योरेंस को आप नो करेंगे तो वहाँ लिख के आएगा आई विल रिमेन अनसिक्योर्ड काइंड ऑफ थिंग्स। चैरिटी नहीं कर रहा है, मतलब आप कोई डोनेशन नहीं दे रहे हैं तो चैरिटीज फॉर रिच, इस तरह। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं कि जो कस्टमर है उसमें डर, लालच वगैरह दे के मिस सेलिंग, तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं हम देख रहे हैं एयरलाइंस जैसे बिजनेस में। और वहाँ पर जहाँ हम इतनी बड़ी संख्या में ट्रैवलर्स लेके बैठे हैं, ये सब क्यों हो रहा है? छोटी छोटी बातें क्यों हो रही है एविएशन सेक्टर को लेकर? देखिए, पहले तो द एयरलाइन सेक्टर शुड रियलाइज कि आज उनका जो सक्सेस स्टोरी है इज ओनली बिकॉज ऑफ द अनबिलीवेबल एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ द इंडियन कंज्यूमर। इसलिए आप हमेशा इंडियन कंज्यूमर को प्रायोरिटी पे रखिए, think what he wants and make sure he keeps supporting you as he has supported in the past. देखिए, और ये मैंने बहुत बार सोचा है कि जो सीट सेलिंग का रैकेट है वो सही नहीं है। आप अगर आपकी वाइफ के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको तो एक सीट खरीदना ही पड़ेगा। See, there are so few seats are there in the free category which are in the center back road. 70-80% are paid seats, वो भी 250 रुपया, 300 रुपया, 500 रुपया, 800 रुपया, 1000 रुपये के हिसाब से है। तो आप फिर don't show the fares as cheap, आप एक स्टैंडर्ड 300 रुपया बढ़ा दीजिए ना। दिस इज अ गेम, इसमें एक्सेस, इसमें एक्सेस, इसमें एक्सेस। और मैं आपको और एक बात कर रहा हूं कि इंडिया में अभी ये लो कॉस्ट ऑफ फुल सर्विस जैसा कुछ रहे ही नहीं है, सबके प्राइसेस हाई है। ऐसा पहले जो था वो कंसेप्ट ही नहीं है अभी। तो मुझे लग रहा है जो आप प्रोग्राम चला रहे हैं कि देयर शुड बी वेज ऑफ नॉट फोर्सिंग पीपल, indirectly taking out money from the consumer is definitely wrong. You be clear and upfront what you want to charge and charge accordingly. Don't say for this pay this month, for this pay this month, for this month. आपको अगर बैग जल्दी चाहिए तो आप दूसरा पैसा दीजिए, आपको लाइन में खड़ा नहीं रहना है तो आप और 400 रुपया दीजिए। With every step of the way where the airline can make money, they are making money at the cost of the consumer, which is wrong. The consumer needs to be protected, supported, and the government should come out very strongly in favor of the consumer. Like, again, I've said it before, again I'm saying today's airline success story in the Indian aviation success story is only because of the unbelievable strong support of the consumer. इसलिए आप उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी रख के काम चलाइए। एयरलाइन को ये रिक्वेस्ट है, एनी वेरी स्ट्रॉन्ग सजेशन है। जी, रेखा जी, ये बताइए कि ये जो चर्चा हम कर रहे हैं, तो एक बात दिमाग में आती है कि अभी जैसे हम लोग एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी तो हो ही गए हैं, तो अब आप एविएशन में चले जाइए या फिर जैसे आप मल्टीप्लेक्सेस में जाइए जहां एकदम डिस्क्रिशनरी खर्चे
करते हैं लोग, एक बार मल्टीप्लेक्स में आ गया इंसान तो वो खर्च करने के लिए आया तो अब जितना चाहे निकाल लो, ये टेंडेंसी दिखाई। जैसे हॉस्पिटल है, बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे नॉर्मली एफ्लुएंट लोग ही जाते हैं, और वैसे भी अगर कोई जाता है तो वो ये नहीं सोचता कि क्या खर्च होना है, तो वहाँ पर भी ये टेंडेंसी दिखाई देती है कि जितना निकाल सकते हो निकाल लो। सवाल ये है कि कैसे ये रुकेगा, मतलब सबको कैसे रेगुलेट किया जाएगा? देखिए, जैसे पहले दोनों स्पीकर्स ने कहा, बिजॉन मिश्रा साहब ने कहा, मिस्टर दमानिया ने कहा कि आज जो एयरलाइन इंडस्ट्री जो इतना फ्लरिश कर रही है हमारे देश में, वो कंज्यूमर की वजह से ही कर रही है। अगर ग्राहक नहीं होगा तो व्यापार कैसे चलेगा? और व्यापार भी जो है वो वहां पर सिर्फ धंधा करने के लिए आया, पैसा बनाने के लिए आया, चैरिटी करने के लिए नहीं आया है। तो दोनों के बीच के अंदर एक बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंज्यूमर को प्राथमिकता देनी पड़ेगी, क्योंकि उसका हार्ड अर्न्ड पैसा जो है, जो उसने मेहनत से कमाया हुआ है, वो अपनी जर्नी के लिए खर्चता है। परंतु अगर उसको गलत तरीके से रेखा जी की आवाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। बिजॉन साहब, यही सवाल मेरा आपसे है कि इसकी वजह क्या लगती है, कैसे इसको रेगुलेट कैसे होगा ये? देखिए, हमारे कानून के तहत हम आपको जैसे समझा रहे थे, 2019 में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया, 2021 में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी फर्स्ट टाइम, और ये अथॉरिटी इसलिए बनाया गया कि क्योंकि इस ढंग के जो कार्यक्रम होते हैं हमारे देश में, जिसको हम लोग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कहते हैं, तो ये सरकार का मतलब जिम्मेदारी है कि वो समूह जाकर इस ढंग का एक फैसला लाए जुडिशरी से, कि लोगों के ऊपर एक दबाव हो, एयरलाइन बिजनेस के ऊपर एक दबाव हो, ताकि कंज्यूमर प्रोटेक्टेड फील करे। आज हम प्रोटेक्टेड फील नहीं करते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि हमारे ऊपर अत्याचार होने के कारण भी हम जा नहीं पाते हैं जुडिशरी के सामने हमारे केस को लेकर, क्योंकि एक तो हमारे पास समय नहीं है, एक हमारे पास ढंग का क्षमता नहीं है कि हम जाकर 2,000 रुपया 5,000 रुपया के लिए हम 50,000 रुपया खर्चा करें वकील के पीछे, ये हमारा क्षमता नहीं है। तो सरकार को मतलब इस बात को समझते हुए ये बैठक में ये चर्चा जो होने जा रहा है, इस चर्चे में हम ये सुनना चाहते हैं कि उस चर्चे से जब आप कमरे से निकलेंगे, क्या एक्शन पॉइंट्स होंगे। यदि लोग इस ढंग के अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एडॉप्ट करते हैं तो उनके ऊपर क्या सजा बनेगी, तो उसको कैसे आप उस नालिश को लेकर एक ऐसा समीकरण लाएंगे जहां पर दोषी को कॉम्पनसेशन देना पड़े कंज्यूमर को, और इस ढंग का अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हमारे देश में बंद होनी चाहिए। और कानून है, सब कुछ है, लेकिन उस कानून को इंप्लीमेंट करने के लिए आप मतलब अचंबा हो जाएगा ये फिगर्स को सुनते हुए मनोज भाई। कम से कम अभी हम लोग 2023 में हैं, 2018-19 का केसेस अभी सुनाया जा रहा है। जी। तो आप समझिए कि ये आज हमारे ऊपर कोई धोखा हुआ है, हमको उसका मतलब एक समाधान मिलते हो सकता है 10 साल लग जाए। जी तो जी हम ऑलवेज मिश्रा जी, ये बात तो सही है। देखिए, कानून ठीक बात है कि नया कानून आ गया, नए तरीके से अथॉरिटी गठित हो गई, 3 टियर हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन सवाल ये है कि हम जो सोसाइटी बनाना चाह रहे हैं और बिजनेसेस को जिस तरीके से इन्वॉल्व करके हम कल की एक सपना देख रहे हैं कि कल हम कैसे सभी लोग अच्छा इनकम करेंगे और भारत जो है दुनिया में बड़ा नाम करेगा, तो एक इकोसिस्टम बनाने की बात है। क्या वो सिर्फ कानून से हो पाएगा, ये समझने की हम कोशिश करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं एयरलाइंस की, और एयरलाइन में जिस तरीके से हर सीट के लिए पैसे वसूले जाते हैं या घुमा फिरा के कई तरीके की चीज़ें हमें बेचने की कोशिश की जाती है, इन तमाम चीज़ों पर सरकार नकेल कसने के इरादे दिखा रही है फिलहाल। रेखा जी, ये जो बैठक होने वाली है, इसको हम जोड़ के देख रहे हैं कि इन लोगों ने डार्क पैटर्न को लेकर गाइडलाइंस बनाए थे और उसको कह रहे हैं कि बहुत जल्दी हम लागू करेंगे। तो ऐसा लगता है कि उसके प्रति थोड़ा सेंसिटाइज करने की कोशिश भी कर रहे हैं एयरलाइंस को, वही ज़्यादा विवाद ना बढ़े तो आप लोग थोड़ा इसको अडेयर करें। लेकिन सवाल ये है कि आप गाइडलाइंस बनाएंगे, फिर आप रेगुलेशंस बनाएंगे, फिर आप रूल्स बनाएंगे, कुछ कानून आपके पास हैं,
लेकिन इंटेंट है क्या इसको लागू करने का? क्योंकि ये सब करके सरकार ऐसा लगता है जैसे अपना काम पूरा करना चाहती कि भाई हमने तो कर दिया। तो पूरा सिस्टम, पूरा इकोसिस्टम इससे बदलेगा क्या? रेखा जी बताइए, आप कानून की जानकार हैं। मनोज जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, पर जब तक वो सकारात्मक रूप में हमें दिखती नहीं है, जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होती है ग्राउंड लेवल पे, जब तक एक आम आदमी यानी कि आम ग्राहक को उसका कोई फायदा नहीं मिलता, तब ये बातें सिर्फ एक डिस्कशन का एक विषय रह जाती हैं, एक तरह से एक व्हाइट पेपर बन के रह जाती हैं और ग्राहक को कुछ नहीं मिलता। तो मैं तो यही कहूंगी कि जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019 का, उसके अंदर बहुत साफ तरीके से लिखा गया है कि कंज्यूमर को वैल्यू फॉर मनी मिलनी चाहिए, यानी कि उसको जितना पैसा वो खर्चता है उसके लिए उसको सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि हाँ मैंने इतना पैसा खर्चा तो मुझे उसका पूरा लाभ मिला है। और उसके साथ साथ कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए कि यानी कि व्यापार तो करो, व्यापारी जो है वो पैसा बनाने के लिए ही बाजार के अंदर है, परंतु आप कस्टमर को बेवकूफ मत बनाइए। ऐसा नहीं कि किसी की टोपी किसी के ऊपर पहनाते जाइए। तो आपको हर चीज ट्रांसपेरेंट रूप से करनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। सरकार ने अगर ये स्टेप उठाया है, उसको भी हमको एक सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए कि चलिए शुरुआत तो हुई, जैसे कहते हैं कि वेल बिगन इज हाफ डन, तो शुरू तो हुआ। आज कम से कम कंज्यूमर मंत्रालय ने इस बात को तो देखा कि किस तरीके से जो एक एयरलाइंस है जिसको हम एक सोचेंगे कि एक हायर पेडेस्टल के ऊपर रहते हैं एज कंपेयर टू मे बी ट्रेन जर्नीज, रेलवेज के अंदर आप देखेंगे कि इस तरह की डार्क पैटर्न जो है चलिए वो ठीक नहीं है, आपकी मिलता है। बात से हम इत्तेफाक रखते हैं कि अगर कोई चीज सकारात्मक एक पहल होती है तो उसका स्वागत तो करना चाहिए। लेकिन दमानिया साहब ये बताइए, देखिए कंज्यूमर्स की बात हम करें या सरकार करे, ऊपरी तौर पर अगर हम ये सब बातचीत करते हैं तो ये एक तरह का कवर अप हम देते हैं कंज्यूमर को शोषण करने वाले लोगों को। अगर वाकई इफेक्टिवली कुछ होता है कंज्यूमर के हित में, तो वो ये होता है कि पूरे इकोसिस्टम को आप उस तरफ मोड़ें जहां स्थिरता आए। जो प्लेयर्स हैं, अब जो लोग पैसा लगा रहे हैं सिर्फ वही तो प्लेयर नहीं है एविएशन के, जो लोग उसमें काम कर रहे हैं, उसको बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, उसमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तमाम तरीके के लोग हैं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एयरलाइन कंपनियां ही उसमें स्टेक होल्डर्स हैं। तो कहने का मतलब यह है कि एक लंबा समय हो गया एयरलाइन को, जब हमने ओपन किया है तब से लेके आज तक। क्या आपको लगता है कि ओरिएंटेशन वहां है जिसकी बात आपने शुरू में की थी कि भाई यहाँ हम कंज्यूमर जो है वो तो बहुत पॉजिटिवली पार्टिसिपेट किया उसने एविएशन में? मनोज जी, मैं एक बात मानता हूं कि द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम इज द एयरलाइन शुड सेल्फ रेगुलेट। एयरलाइन में समझना चाहिए कि भाई ये कंज्यूमर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसे कैसे खुश रख सकता हूं, मैं इसको कैसे सेटिस्फेक्शन दे सकता हूं कि जब ये प्लेन से उतरे ही थिंक्स मेरा पैसे वसूल हुआ, मेरा पैसा वाज वर्थ द होल जर्नी। मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए प्लेन में उतरने के बाद यार ये तो यार ज्यादा ही पैसा इन्होंने ले लिया अपने से। देखिए, प्लेन में आप ट्रैवल कर रहे हैं, 2.5 घंटे का फ्लाइट है मुंबई से कलकत्ता, आपका एक सैंडविच 600 रुपये का है यार। सैंडविच अपने को 600 रुपये का नहीं पड़ता है यार। यू आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द कंज्यूमर बिकॉज ही इज इन योर control for the next 2.5 hours. He has nothing to do. He will buy the sandwich. ठीक है दमानिया साहब, ये बताइए कि ये जो मीटिंग हो रही है, अगर आने वाले कुछ दिनों में हम देखते हैं गाइडलाइंस आ जाए, सब कुछ हो जाए कि ये जो सीट खरीदने वाला सिस्टम है अगर कम से कम ये भी बंद हो गया तो हम मानेंगे कि एक बड़ा स्टेप हुआ। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, चलो आप सीट बेचिए, आई एम सेइंग नो, आई एम सेइंग यस, बट what is the percentage you can sell? Today 80-90% of the sales are for sale, which is not correct. No, if I have paid 6,000 rupees on a Bombay Delhi flight, after that when I go to buy again I'm paying more for the seat. आप 10% रखिए, 20% रखिए। प्लेन में आप कभी चेक करिए चार्ट में, I think 80% of the seats are up for sale. You have to pay more. विजॉन साहब ये बताइए कि आज प्लेन में सीट्स बिक रही हैं, कल को बस में भी भीड़ जब बढ़ेगी सीट बिक सकती है? बिल्कुल ट्रेन में भी बिक सकती है। यू सी, मेरा सिंपल कहना है कि कानूनी रूप से डीजीसीए रेगुलेटर है, डीजीसीए को इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए।
कि भाई आप ये सीट बेच नहीं सकते। ठीक है रेखा जी, इस देश में अब क्या अगर ये बंद नहीं होता है तो क्या हमें ये मानना चाहिए कि जो भी चीज जो बेच पाएगा, खाली गैर कानूनी नहीं होना चाहिए उसको, वो बेचेगा, देखने वाला कोई नहीं है। अगर ये सीट बेचने का सिस्टम बंद नहीं हुआ तो इसका तो यही मतलब निकालना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब जैसे कि बाकी पैनलिस्ट ने भी कहा कि कंज्यूमर को धोखाधड़ी महसूस नहीं होनी चाहिए कि उसके साथ चीटिंग हुई है। उसको जब वो अपना प्लेन की जर्नी जब खत्म करता है, उसको एक सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि हाँ, जितना मैंने पैसा दिया उतना मेरे को उसका रिजल्ट। चलिए, समय नहीं है इसलिए, और आखिर में मैंने ये बात इसलिए रखी क्योंकि हम लोग भी देखेंगे अगर वाकई कम से कम सीट बेचना आप बंद करवा पाए तब तो हम समझेंगे कि कोई रेगुलेटर है, कोई अथॉरिटी है, कोई है देखने वाला। क्योंकि हमने टिकट ले लिया और जैसा कि दमानिया साहब ने शुरू में ही कहा कि भाई परिवार के लोग हैं तो एक साथ बैठ के जाएंगे, और आपने सिस्टम ऐसा बना रखा है कि हमें 1 या 2 सीट तो खरीदनी ही पड़ेगी झक मार के। तो सवाल ये है कि आप सीट बेच क्यों रहे हैं, और इतनी सारी जो सीटें हैं उनमें से लगभग सारी सीटें आपने तय कर रखी है कि अब उस पर आप पैसे लेंगे। ये कहाँ का सिस्टम है और ये कैसे चल रहा है। फिलहाल कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।